नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जो कि पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड है। कक्षा 6 से 12 की जो एनसीईआरटी हैं उन पर बेस्ड है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की जो किताबें एनसीईआरटी उनके सारांश है, सार है। क्योंकि आपने देखा होगा या आपने खुद भी महसूस किया है, ये पढ़ाई के दौरान मैंने भी महसूस किया ये चीज़ कि हम बार बार एनसीईआरटी पूरी तरीके से थॉरोली नहीं पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक बार कंप्लीट करने के बाद में सार ही पढ़ना पड़ेगा, समरी के तौर पर पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, शुरुआत जब आप कर रहे हो स्टडी की तो आप 6 से 12 तक की ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद में आप 6 से 12 तक की हर बार रिपीट या रिवीजन नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं सारांश की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है और ये इसके अंतर्गत हम जो इंडियन ज्योग्राफी है, भारतीय भूगोल है, उसको कवर करेंगे, पूरी तरीके से कवर करेंगे। और एनसीईआरटी के सारांश पर बेस्ड है ये जो स्टडी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, तो ये पहला टॉपिक है, भौगोलिक परिचय। भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय। भारत का नामांकन देखते हैं, भारत का नाम वगैरह कैसे पड़ा। सर्वप्रथम हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को ब्रह्माव्रत अथवा आर्याव्रत कहा जाता था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। ठीक। ऋग्वेद के अनुसार उस काल में 5 जनों में से शक्तिशाली जन भरत के नाम पर, ठीक, शक्तिशाली जन जो था वो कौन था? भरत। इसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। वायु पुराण के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, वायु पुराण के अनुसार, जनरल स्टडीज़ के पर्पज से, ज्योग्राफी के लिए ना हो लेकिन अदर तो हो ही सकता है। तो राजा भरत राजा दुष्यंत का पुत्र था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भरत जो था वो किस राजा का पुत्र था, मतलब राजा दुष्यंत का पुत्र था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वायु पुराण से मिलती है जानकारी हमें। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्बूद्वीप भारत को कब कहा जाता था, किस काल में कहा जाता था? तो बौद्ध काल में जम्बूद्वीप कहा जाता था। ये सब एनसीईआरटी के सारांश पर आधारित है, नई पुरानी दोनों के सारांश पर आधारित। यूनानी शब्द इंडोई, अब ये जो इंडोई है ये कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है, के नाम से वर्तमान में इंडिया नाम जो है इसका प्रचलन में आया। रोमवासी सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे। तो इसके आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा कहते थे। भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? हिमालय है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ये चारों तरफ का हिसाब है। उत्तर पूर्व में हिमालय है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। इसका मैपिंग का भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। फिलहाल अभी जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सारांश है, निचोड़ है एनसीईआरटी का, क्योंकि बार बार एनसीईआरटी नहीं की जा सकती और एनसीईआरटी को करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार कर सकते हैं फिर, लेकिन रिवीजन किए बिना कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का। ठीक। तो हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था। भारत के भौगोलिक विस्तार में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे प्रभुत्व संपन्न देश होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, अगर भौतिक उसकी बात करें तो। अब इसकी अवस्थिति और विस्तार, इसकी अवस्थिति और विस्तार, कहाँ पर अवस्थित है और कितना कितना क्या विस्तार है। इसकी जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। भारत चतुष्कोणीय आकृति है। इसके पूर्व में इंडो चीन, पूर्व में क्या है? इंडो चीन प्रायद्वीप, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। इसके उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है, दोनों के बीच में जो है 281 किलोमीटर का अंतर है। दोनों मतलब 3214 और 2933 को माइनस करेंगे तो समूचा भारत मानसूनी जलवायु क्षेत्र है। यहाँ पर जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये मैंने बोला ना, अवस्थिति और विस्तार मतलब छोटा भौगोलिक जानकारी है, मोटा मोटा। अब इसमें पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हुआ कितना? 78,114 वर्ग किलोमीटर। चीन को प्रदत्त 5,180 वर्ग किलोमीटर। ये जो है चीन को प्रदत्त है। चीन द्वारा गैर कानूनी ढंग से 37,000 इतना क्षेत्र कब्जाया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है विश्व का सबसे बड़ा देश और भारत विश्व के 2.43% भूभाग पर विस्तृत है। ठीक। नेक्स्ट,
ये भारत से बड़े शीर्ष 6 देश, भारत से बड़े जो हैं वो 6 देश हैं भौगोलिक क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा देश है रूस, सबसे बड़ा है रूस। उसके बाद कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर इनका क्षेत्रफल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भारत का याद कर लीजिएगा। रसिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत का नंबर आता है। भारत की स्थिति अक्षांशों के आधार पर जो स्थिति है वो भारत की क्या है, 8 डिग्री 45 जो है वो उत्तरी अक्षांश से लेकर के कैप कैमरून कन्याकुमारी में है तमिलनाडु में, 37 डिग्री 6 जो है उत्तरी अक्षांश तक है। ये इंदिरा पोल या कोल जो भी पढ़ना चाहें आप, गिलगिट जम्मू कश्मीर तक है ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तरी विस्तार है ये भारत का। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो 6.4 मतलब 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर है। पर्शियन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ला ही चांग, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, ये सब नाम हैं इसी के। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये पता ही होगा। भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में तथा उत्तरी भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में। अब ये देशांतरों के आधार पर जो है अवस्थिति, देशांतरीय विस्तार कितना है 68.7 से पूर्वी देशांतर जो कि गौर माता या गुहार माता बोलते हैं, साबरकांठा भी पढ़ सकते हैं गुजरात में, से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, किबीथू, वालांगू कस्बा, त्वांग जिला अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है ये। प्रमुख रेखाएं कौन कौन सी है, मानक समय निर्धारक रेखा कौन सी है, तो मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर को मानक कहा गया। ये नैनी कस्बा, मिर्ज़ापुर गांव, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहा जाता है इसे, भारत और मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब इसको याद करने की ट्रिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्रिक क्या है, यूपी में छत उड़ी आंधी से, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मैं से मतलब मध्य प्रदेश, छत का मतलब छत्तीसगढ़, उड़ी का मतलब उड़ीसा और आंधी मतलब आंध्र प्रदेश। तो यूपी में छत उड़ी आंधी से, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो पता ही होगा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, गुरु म मछ जाप वित्रम ट्रिक, गुरु मछ जाप वित्रम, ये इसकी ट्रिक है कर्क रेखा वाले राज्यों को लर्न करने की ट्रिक। गुरु मछ जाप वित्रम, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, जा या झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। भारत की सीमाएं जो हैं, तो कुल सीमा कितनी है 22,716 किलोमीटर है। जो स्थलीय सीमा जो 15,200 है, जलीय सीमा 7,516 है। 2 भागों में विभक्त है। भारत की जलीय सीमा को मुख्य रूप से 2 भागों में, मतलब जलीय सीमा भी 2 भागों में, तटीय सीमा 6,000 और द्वीपीय सीमा 1,416। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीपीय जो है द्वीप क्षेत्र है उनकी जो तटीय सीमा है वो 1416.6 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा, तटीय सीमा पर कुल 66 जिले, ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 9 राज्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तटीय राज्य जो है वो 9 हैं। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश और उनके 4 जिले तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तटीय सीमा पर सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य गुजरात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ भी है क्वेश्चन। जबकि सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है गोवा, सबसे कम जो सीमा है वो गोवा की है 151 किलोमीटर। सबसे अधिक जो है वो गुजरात की है 1215 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया जलीय सीमा को। तो पहली है प्रादेशिक सीमा।
प्रादेशिक सीमा इसमें क्या आता है, इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है, जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र को उपयोग करने का भारत को संपूर्ण अधिकार है। मतलब समुद्र जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तट से भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ से जहाँ जहाँ भी तट है, मतलब जो भी राज्यों में 9 राज्यों का जो तटीय क्षेत्र, उस तट से अगर हम समुद्र के अंदर की तरफ जाते हैं, समुद्र के, जैसे मान लेते हैं ये समुद्र है, ये तटीय क्षेत्र है इधर वाला जो है, और इधर समुद्र है, तो इस लाइन से हम 12 मील इधर जाएंगे समुद्र तक, वो हमारी क्षेत्रीय सीमा है या प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं उसको, 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील तक समुद्र के अंदर ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ से इस तरीके से, और इसके आगे का समुद्र जो है वो अगली सीमा आएगी उसमें। तो इस क्षेत्र को उपयोग करने का भारत को संपूर्ण अधिकार है। तो अब ये जो क्षेत्र है, ये 12 समुद्री नॉटिकल मील वाला, ये इसको सिर्फ और सिर्फ भारत ही यूज कर सकता है। भारत से मतलब जिस देश की प्रादेशिक सीमा होगी, बांग्लादेश का जो तटीय क्षेत्र हो उसकी बांग्लादेश को होगी 12 मील तक अंदर तक, सिर्फ बांग्लादेश ही कर सकता है यूज़। ठीक, तो इसीलिए तुमने सुना होगा कि जो गुजरात और उसके आसपास जो कभी कभी मछुआरे हैं, या श्रीलंका के आसपास जो मछुआरे हैं, तो समुद्र में ऐसा आइडिया तो रहता नहीं है उनको कि वो दूसरे देशों की सीमाओं में भी चले गए हैं। समझ रहे हो ना, 12 समुद्री मील तक तो है, 12 के बाद वो सबके लिए ओपन है। लेकिन कुछ क्या है जो क्लोज कंट्री है, जैसे भारत श्रीलंका हो गया है, भारत और पाकिस्तान, जो तट ज़्यादा क्लोज है, पता ही नहीं पड़ता है कि कब दूसरे देश का तट शुरू हो गया है या वो जो है समुद्र प्रादेशिक जल सीमा स्टार्ट हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक, आधार रेखा किसको बोलेंगे, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जिसके माध्यम से सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। ठीक, दूसरा है संलग्न क्षेत्र। इसमें क्या होता है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील होती है। संलग्न क्षेत्र की एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। जनरली सामान्य जो मील होता है वो 1.6 होता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं 14 समुद्री मील तक। वही ये तटीय क्षेत्र है, ये यहाँ इधर समुद्र है ये, तो इसमें जाने तक 24 जो है, सॉरी 14 नहीं, 24 समुद्री मील तक, यहाँ तक जो है वो भारत का वो रहेगा। उसमें क्या क्या करेगा, साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली, वित्तीय अधिकार, ये सब भारत को प्राप्त हैं इस क्षेत्र में। इसके आगे स्टार्ट होता है या इसके बाद जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत है। तो अभी जो मैंने मछुआरे वाला बताया था वो यहाँ पर है, मतलब वो यहाँ 200 समुद्री मील की दूरी, ये आपने मान लेते हैं ये तट है, ये इधर स्थल है, यहाँ पर ये स्थलीय क्षेत्र है ये, और ये यहाँ से समुद्री क्षेत्र है ये इस तरीके से। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ 200 मील तक ये जो है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब इस 200 मील के अंदर में भारत अपनी जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ, मछली पालन या जो भी कुछ है, मतलब वो सब करेगा भारत। तो 200 मील में अब आपको आइडिया होगा ही कि मछुआरे कभी कभी क्या लंबे निकल जाते हैं। तो मैंने जो अभी बताया था, वो पीछे बताया था, वो कंडीशन यहाँ पर हो गई, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं। वो ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पर होगा वो। ठीक, ये सिर्फ भारत का ही अधिकार होगा इस क्षेत्र में। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब समुद्री क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों की खोज भी कर सकता है, निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार भी प्राप्त है इसी क्षेत्र में भारत को। नेक्स्ट, भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्य। अब ये राज्य कौन कौन से हैं, ये एनसीईआरटी का सार है, ये चीज़ याद रखना। जो काम की चीज़ें वो हैं, ये अभी पीछे जो था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन वाला, वो 3 पॉइंट थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन वहाँ से आईएएस के अंदर सबसे ज़्यादा बनने की संभावना वहाँ से, और पीसीएस में तो आ ही सकते हैं, मतलब अदर जो फैक्ट है। अब जैसे मान लो ये पश्चिमी तट पर कौन से हैं, कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले राज्य जो हैं वो कौन से हैं, घटता हुआ क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, और न्यूनतम तटीय रेखा है गोवा, फिर कर्नाटक।
पश्चिमी तट पर, जैसे काकरा पार तट या गुजरात तट, ये पश्चिमी तट पर आते हैं। तो गुजरात का मैदान सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है, गुजरात का जो मैदान है। भारत पाक के मध्य 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, या 24 डिग्री चैनल या सर क्रीक जो है, विवाद के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ कारण, खंबात की खाड़ी ये स्थित हैं। कोंकण तट या महाराष्ट्र तट, इसमें क्या है, ये दमन से गोवा तक फैला हुआ है। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई यहीं पर स्थित है, कोंकण तट या महाराष्ट्र तट में, जहाँ से सागर सम्राट नामक जहाज की सहायता से पेट्रोलियम का खनन होता है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह जवाहरलाल JNPT जिसको बोलते हैं, वो यहीं है, जो इस तट पर स्थित है। यहाँ से भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार भी होता है। कोंकण या महाराष्ट्र तट से थाल घाट और पाल घाट यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट है कन्नड़ या कर्नाटक तट। लौह इस्पात उद्योग का सबसे ज़्यादा व्यापार न्यू मंगलौर बंदरगाह से ही किया जाता है। लौह इस्पात सबसे ज़्यादा कहाँ से, न्यू मंगलौर बंदरगाह से, ये एक ही है। मालाबार तट या केरल तट, सबसे पहले मानसून इसी तट पर आता है। तो कौन से तट पे, मालाबार तट पे या केरल तट पे, पूछा जा सकता है कभी। जहाँ लेटराइट मिट्टी जो है पाई जाती है, जो मसालों अथवा कहवा मतलब कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला आणविक खनिज थोरियम इसी तट पे है। तो वो केरल के मोनोजाइट रेट में मिलता है, वो थोरियम जो है। ठीक, नेक्स्ट मोपला आंदोलन, ये कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। जो नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा किया गया के लिए यह तट जाना जाता है। पूर्वी तट के कौन कौन से हैं, ये पश्चिमी तट के थे, पूर्वी तट के कोरोमंडल या तमिलनाडु तट। तो उत्तर पूर्वी मानसून की सर्वाधिक वर्षा, जो उत्तर पूर्वी जो कि लौटता हुआ मानसून होता है, उत्तर पूर्वी, ठीक। तो इसकी जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पे ही होती है, ठीक। उत्तरी सरकार तट यह विशाखापट्टनम में गंगा नदी के तट से महानदी तक विस्तृत है, उत्तरी सरकार तट जो है। नेक्स्ट जल संधियाँ कौन कौन सी हैं, पाक जल संधि, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जल संधि, नाम पर मत जाइएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब आता है कि पाक जल संधि है तो भारत और पाकिस्तान, नहीं, भारत और श्रीलंका। जो मन्नार की खाड़ी को, अब ये क्या करती है, जल संधि है। तो मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था कि जल संधि और स्थल संधि। जल संधि मतलब जो जल राशियों को जोड़ेगी, और स्थल संधि जो स्थल राशियों को जोड़ेगी। तो ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी जो है उससे जोड़ती है, ये पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी क्या है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है, पहले तो ये जान लेते हैं। ट्रिक, बचपन में MBA किया, ठीक, बचपन में MBA किया। और आइए देखते हैं इस ट्रिक को। ये देश हैं और उनकी सीमा, सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश की लगती है, फिर चाइना की लगती है। बांग्लादेश की याद कर लेना, 4096 या 96 जो भी है, ठीक। अब इस सीमा से, बांग्लादेश से सीमा से कितने राज्य हैं, 5 राज्यों की सीमा लगती है भारत की, ठीक। तो कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से सीमा लगती है इनकी। दूसरा है चाइना, चीन की सीमा जो है 3488 किलोमीटर, मैकमोहन नाम है इस रेखा का, मैकमोहन। ये 4 राज्यों से सीमा लगती है चाइना की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और चौथा जो है वो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट पाकिस्तान, 3323, रेड क्लिफ नाम है। 3 राज्यों से सीमा लगती है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल 1751, 5 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। म्यांमार
1643 4 राज्यों से, भूटान 699 4 राज्यों से, अफगानिस्तान 106, डूरंड रेखा भी बोलते हैं। बाकी के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, अपवाद स्वरूप पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर एक ट्रिक थी, बचपन में एमबीए किया, बा से मतलब बांग्लादेश, चा से चाइना चीन, पा से पाकिस्तान, फिर ना से नेपाल, म्या से म्यांमार या एमबीए म्यांमार बर्मा और म्यांमार, बा से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक, बचपन एमबीए या बचपन में एमबीए किया, ये मतलब घटता हुआ क्रम है सीमाओं का। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा, फिर चाइना की है, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की, फिर अफगानिस्तान की सीमा। नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं विशेष क्या है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं थोड़े से उनको जान लेते हैं। विशेष, डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ था, भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में लॉर्ड मैकमोहन के द्वारा किया गया था। यह भारत चीन म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, भारत चीन म्यांमार 3 देशों के मध्य। रेडक्लिफ रेखा 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को सर एम रेडक्लिफ द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को क्रियान्वयन। भारत म्यांमार की सीमा का निर्धारण मिसिसिपी, पटकोई, नागा, अराकानियोमा की पहाड़ियों से होता है। भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो। नेक्स्ट, भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। कुल कितने राज्य हैं? 17 राज्य, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो ये तो अब आप देख लीजिएगा, ये अपडेट एनसीईआरटी के बेस पर है, तो एनसीईआरटी में भी लेटेस्ट डेटा नहीं है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। आइए बस ये देख लेते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर जो है। ठीक, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कच्छ, गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ जो है, भारत का ये सबसे बड़ा जिला है, गुजरात में है कच्छ। और माहे पांडिचेरी में भारत का सबसे छोटा जिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये भारत के केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, तो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, ये अपडेटेड ही है, मतलब ये दिल्ली और पुडुचेरी। तो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले क्या था? दिल्ली और पुडुचेरी जो थे वो विधानसभा वाले थे केंद्र शासित प्रदेश, अब जम्मू कश्मीर भी विधानसभा वाले। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ये इनकी राजधानी है। लद्दाख, अंडमान निकोबार, ये क्षेत्रफल है, आप याद कर लीजिए, वैसे जरूरत तो है नहीं। दिल्ली, पुडुचेरी, दादरा नागर हवेली और दमन दीव ये मर्ज कर दिया गया है चंडीगढ़। ठीक, आगे देखते हैं। और लक्षद्वीप, इसकी करवती या कवारत्ती, तो ये अपडेटेड ही है। इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये लेटेस्ट है बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिएगा। मुझे थोड़ा डाउट था। भारत और उनके राज्य और उनकी राजधानियाँ, ये जनरली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, किसी कारण से कोई चर्चा में रहे कोई चीज़, तो ही आता है, नहीं तो राजधानी जैसे क्वेश्चन तो मतलब ग्रुप डी वगैरह इस टाइप के एग्जाम होते हैं छोटे मोटे, उनमें आते हैं। IAS PCS और समीक्षा अधिकारी इस टाइप की परीक्षाओं में नहीं आते हैं। फिर भी एक बार मोटा मोटा चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश भोपाल, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गई है, कर्नाटक की बेंगलुरु, गोवा की पणजी, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, झारखंड की रांची, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता या कोलकाता,
सिक्किम गंगटोक, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम आइजोल, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। नेक्स्ट आइए देखते हैं सेवन सिस्टर्स, ये आपने सुना होगा शब्द। ये भारत के पूर्वोत्तर में जो राज्य स्थित है उनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं सेवन सिस्टर में? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य हैं, इसलिए इनको सेवन सिस्टर बोलते हैं। नोट, सिक्किम व मेघालय की सीमा केवल एक एक राज्य से लगती है। सिक्किम और मेघालय की जो सीमा है वो एक एक राज्य से लगती है। मेघालय की सीमा असम से और सिक्किम की पश्चिम बंगाल से। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, सिक्किम 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सिक्किम जो है, प्रमुख रेखाएं, अब कौन कौन सी प्रमुख रेखाएं हैं? तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ से दक्षिण की ओर भारत संकीर्ण होना शुरू होता है। तो ये पूछा जा सकता है किस उत्तरी अक्षांश से या किस अक्षांश से भारत दक्षिण की ओर संकीर्ण होना शुरू हो जाता है? तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर भारत व पाकिस्तान के मध्य सरक्रीक विवाद है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह सह्याद्री पर्वतमाला को 2 बराबर भागों में बांटती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पॉइंट है। सह्याद्री पर्वतमाला को कौन सी अक्षांश रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हिमालय 2500 के बाद सह्याद्री 1600, भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के बाद जो है वो सह्याद्री है। नेक्स्ट 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है। नेक्स्ट 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से या लक्षद्वीप के मिनिकॉय जो है उसको मालदीव से अलग करती है। 8 डिग्री। ग्रैंड चैनल, यह निकोबार व सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया है इसके मध्य है। ग्रैंड चैनल तो निकोबार और सुमात्रा के मध्य है ग्रैंड चैनल। डंकन पास कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है डंकन पास। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप अंडमान से अलग करता है। कोको स्ट्रेट जो है, ठीक, कोको स्ट्रेट या कोको द्वीप म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप अंडमान द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो स्वतंत्रता के समय भारत में ब्रिटिश प्रोविंस व 562 रियासतों में विभाजित था। 26 जनवरी को देश का संविधान लागू होते ही प्रजातंत्र से गणतंत्र बन गया है। प्रजातंत्र गणराज्य बना। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषाई लोगों के लिए पहली बार एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। उसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस अधिनियम के परिवर्तन के बाद भी राज्यों का गठन का क्रम आज भी जारी है। वर्तमान में 28 राज्यों, 8 का केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर 1 था एनसीईआरटी सार संग्रह का। इसमें मोटा मोटा आपको जानकारी मिल गई होगी और वीडियो को 1-2-3 बार देख लेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपने चाहें तो इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना सकते हैं इसके माध्यम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें सब्सक्राइब करते समय। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।